वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। इस वीडियो में हम स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज स्टेट, और साथ में स्टेट की डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम स्टेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्टेट? देखिए, जो स्टेट है, स्टेट को समझने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं है कि हम किसी चीज की तरफ पॉइंट करके ये कह सकें कि दिस इज कॉल्ड स्टेट। बट स्टेट को हम डिफरेंट या वैरायटी ऑफ थिंग्स के रेफरेंस में समझ सकते हैं। स्टेट कैन रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ए टेरिटोरियल यूनिट, ए हिस्टोरिकल एंटिटी, ए फिलोसॉफिकल आइडिया एंड सो ऑन। मतलब ये हुआ कि जो टर्म स्टेट है इसको हम कलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन के रेफरेंस में समझ सकते हैं। टेरिटोरियल यूनिट के रेफरेंस में हम स्टेट को समझ सकते हैं। एक हिस्टोरिकल आइडिया या फिलोसॉफिकल नोशन के रेफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट है। इन एवरीडे लैंग्वेज स्टेट को अक्सर गवर्नमेंट ही तस्लीम कर लिया जाता है और एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है स्टेट और गवर्नमेंट को समझने में, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल में लाया जाता है। स्टेट एक अलग कॉन्सेप्ट है और गवर्नमेंट सिर्फ एक एलिमेंट है स्टेट का। द वर्ड स्टेट डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स स्टैंडिंग or a condition or circumstances, we can say. The word state is sometimes implied as a synonym for nation, country, society and the government, which is not correct. Rather, it is inappropriate and incorrect to use the word state for government or nation or even for a country. In political science, we use the word state, which means a politically organized people of a definite territory. The term state is also being used in different shades in political science. मिसाल के तौर पर जब हम स्टेट रेगुलेशन या स्टेट मैनेजमेंट या फिर स्टेट एड की बात करते हैं तो उसमें जो टर्म स्टेट को यूज किया जाता है वो गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है। कुछ कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और जिन कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, स्टेट जो वर्ड उनके लिए यह टर्म यूज किया जाता है वो एज ए होल फेडरेशन के लिए स्टेट टर्म को ही यूज किया जाता है। और जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके लिए भी स्टेट टर्म को ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी टर्म स्टेट को ही यूज किया जाता है और सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया, अलास्का, टेक्सास, न्यूयॉर्क वगैरह के लिए भी स्टेट टर्म को ही यूज किया जाता है। इसी तरह फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए भी स्टेट टर्म को ही यूज किया जाता है। और सेम टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स फॉर एग्जांपल बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल वगैरह के लिए भी स्टेट टर्म को ही यूज किया जाता है। इफ वी डील विद दिस प्रॉब्लम we can find that the use of the word state for the Federal Republic of India or for the Federation of the United States of America is appropriate, but the term state is inappropriate to use for the constituent units of United States of America or India, because United States of America and India possess all the four important elements of the state, but constituent units of these countries possess only population, government and territory, but not sovereignty. Sovereignty is for most needed element for any state. Otherwise, without sovereignty, no state can ever be called a state. Niccolo Machiavelli, who first seems to have employed the term state in political science. Modern political science literature में मैकियावेली ने सबसे पहले स्टेट एज ए टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे ये पता चलता है कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है 16th सेंचुरी तक ज्यादा पॉपुलर नहीं था। अब हम स्टेट की डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ स्टेट को देखते हैं। अरिस्टोटल स्टेट को डिफाइन करते हैं कि स्टेट एक इत्तेहाद है
एक यूनियन है, एक संघ है फैमिलीज और विलेजेस का। वो संघ क्यों है? बिकॉज सेल्फ सफिशिएंट और परफेक्ट लाइफ के लिए, जिससे हैप्पी और हॉनरेबल लाइफ हो। यानी एरिस्टोटल डिफाइंड स्टेट एज ए यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफाइसिंग लाइफ बाय विच इट मींट अ हैप्पी एंड हॉनरेबल लाइफ। वुड्रो विल्सन ने स्टेट को डिफाइन करते हुए कहा है, स्टेट इज पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटोरी। यानी स्टेट एक खास इलाके को कहा जाएगा जिसमें पीपल जो हैं दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ, यानी लोग जो है वो कानून के लिए या लॉज के लिए ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसी तरह एक और थिंकर हैं फिलीमोर। फिलीमोर की डेफिनेशन ऑफ स्टेट कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है, बिकॉज फिलीमोर का कहना है इंटरनेशनल लॉज के तमाम पर्पसेस के लिए एक स्टेट वो लोग हैं जो परमानेंटली एक डिफाइंड या फिक्स्ड टेरिटोरी को ऑक्युपाई करते हैं और एक साथ बाउंड टुगेदर कॉमन लॉज, हैबिट्स और कस्टम्स, ट्रेडिशंस वगैरह के जरिए एक पॉलिटिकल बॉडी में बंधे हुए हों। एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के जरिए लोग एक्सरसाइज करें यानी अमल करें और उसको सुप्रीम पावर यानी जो वो पॉलिटिकल बॉडी है उसको सुप्रीम पावर हासिल हो यानी सोवरेनिटी हासिल हो, ताकि स्टेट का तमाम लोगों के ऊपर कंट्रोल हो अपनी बाउंड्रीज के अंदर, और जो वार या फिर पीस वगैरह को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी है वो स्टेट के पास हो। दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी स्टेट के पास हो। फिलीमोर की ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है, बिकॉज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग इस डेफिनेशन में स्टेट के चारों इसेंशियल कंपोनेंट्स को मेंशन किया गया है। 1933 में एक कन्वेंशन है रिगार्डिंग स्टेट्स ड्यूटीज एंड राइट्स। उस मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ने स्टेट की डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट को शामिल किया है। 1933 की मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के तहत द स्टेट एज अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। वो क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? नंबर 1 परमानेंट पॉपुलेशन, ए डिफाइंड टेरिटरी। नंबर 3 अ गवर्नमेंट। नंबर 4 कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं। जिस स्टेट के पास ये क्वालिफिकेशंस यानी पॉपुलेशन होगी, टेरिटरी होगी, गवर्नमेंट होगी और उसके पास ये कैपेसिटी होगी कि वो दूसरी स्टेट के साथ रिलेशंस मेंटेन कर सके, उसको स्टेट कहा जाएगा। After going through definitions, it is clear that the modern state must possess 4 elements. Number 1 population, number 2 defined territory, number 3 government, and number 4 is sovereignty. Of these 4 elements, first 2 elements population and territory, these are physical elements. Third one, which is government, that is a political element, and fourth one, that is sovereignty, it is a spiritual element. अब हम एक एक एलिमेंट को एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन। देखिए, स्टेट इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशंस। स्टेट एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है और पॉपुलेशन के बगैर स्टेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज द पीपल हु मेक द स्टेट, सो पॉपुलेशन इज इसेंशियल फॉर स्टेट। नंबर 2 टेरिटरी। जिस तरह लोगों के बगैर स्टेट नहीं हो सकता, उसी तरह फिक्स्ड टेरिटरी के बगैर भी स्टेट नहीं हो सकता। पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड politically. स्टेट की जो टेरिटरी है that includes land, water and also air space. So territory is necessary for citizenship. So territory के बगैर कोई स्टेट नहीं हो सकती. Territory is also an important element of state. Number 3 is government. गवर्नमेंट स्टेट की एक वर्किंग एजेंसी के तौर पर काम करती है। गवर्नमेंट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के लिए कॉन्क्रीट और विजिबल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज स्टेट ऑपरेट्स through the governmental machinery. Government is an essential element of the state. No particular form of government is recommended. Means there must be any form of government for state. Government के 3 organs होते हैं. Number 1 legislature, which passes laws and performs law making functions. Number 2 executive, which enforces and implements laws. Number 3 is judiciary, that adjudicates cases or disputes. So government is an important element
element, because there can be no state without government. Fourth important element of the state is sovereignty. Sovereignty एक important characteristic है, because sovereignty is regarded as the life and soul of the state. Sovereignty means supreme, final legal authority of the state. Sovereignty के दो aspects हैं. Internal sovereignty मतलब state is supreme over all its citizens and associations. Internal sovereignty का मतलब है कि state के internal matter में कोई दूसरी state interfere नहीं कर सकती. State is supreme in all the internal matters. Second aspect of sovereignty is external sovereignty. Means state is independent and free from foreign or any external control. So sovereignty ही वो बेस है जिसकी बुनियाद पर स्टेट अपने लोगों की जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करती है. So it is government which uses sovereignty on behalf of state. इन चारों एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सोवरेनिटी है. जिस स्टेट के पास तीन एलिमेंट्स होंगे, यानी पॉपुलेशन होगी, टेरिटरी हो और साथ में गवर्नमेंट भी हो, बट सोवरेनिटी ना हो, वो किसी और स्टेट के जरिए से कंट्रोल किया जा रहा हो, उस स्टेट को, उस स्टेट की टेरिटरी को, उस स्टेट के सिटीजन्स हैं उनको भी, वो स्टेट ही नहीं कहलाएगी. क्योंकि सोवरेनिटी सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट.